नेक्स्ट अब एक लोकस का सवाल करते हैं। सवाल ये है कि आपके पास एक रॉड है या मान लीजिए आपके पास एक लैडर है और ये दीवार है, ये जमीन है, जमीन वाली है और ये उसकी बेसिकली खड़ी हुई दीवार है और आपने एक सीढ़ी को या फिर एक रॉड को, जैसे जो भी आपको समझना है, उसको आपने मान लीजिए इस तरह खड़ा कर रखा है। ठीक है, ये ए बी रॉड है या सीढ़ी है या लैडर है, तो उसको आपने इस तरह खड़ा कर रखा है कि उसका एक एंड तो एक्स एक्सिस पे है मान लीजिए ये, और एक एंड है वाई एक्सिस, और ये इसकी जो लेंथ है ए बी की ये है 15 मीटर। ठीक है, एक एंड एक्स एक्सिस पे लाई करता है, एक एंड वाई एक्सिस पे लाई करता है, और एक पॉइंट पी है इस पे सीडी पे, लेट से पी कोई जनरल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। इस तरह लेना है कि एपी की वैल्यू होनी चाहिए हमेशा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कि एपी हमेशा 6 सेंटीमीटर रहता है, यानी पीवी क्या हो गया 9 सेंटीमीटर। तो आपको ये प्रूव करना है कि इस पी का जो लोकस है, ठीक है, इस पी पॉइंट का जो लोकस है वो एक इलिप्स ट्रेस करेगा। अब जैसे जैसे मैं सीढ़ी को नीचे ऊपर करूंगा, अब जैसे मैं ए पॉइंट को नीचे सरकाऊंगा तो क्या होगा, बी पॉइंट नीचे खिसकेगा। अगर मैं ए पॉइंट को राइट में खिसकाऊंगा तो मेरा बी पॉइंट नीचे खिसकेगा, यानी इस पी की लोकेशन चेंज होगी। मैं अब यदि मैं ए को पीछे खिसकाऊं, मतलब दीवार के कोने की तरफ खिसकाऊं, तो मेरा बी वाला पॉइंट ऊपर खिसकेगा, यानी फिर पी की पोजीशन चेंज हो रही है। तो पी की जितनी भी पोजीशन अवेलेबल है उन सभी पॉइंट्स को यदि मैं ट्रैक करूं, उन सभी पॉइंट्स को जोड़ने पे मेरा क्या बनना चाहिए, इलिप्स बनना चाहिए। ये प्रूव करना है मेरे को, यही शो करना है आपका। शो दैट द लोकस ऑफ पी इज एन इलिप्स। तो मैं मान लेता हूं, ठीक है, मैं पी को एच कॉमा के लिख देता हूं। अब मुझे बेसिकली रिलेशन निकालना है एच और के बीच में, जो मुझे कंडीशन दी हुई है उसका यूज करते हुए। कई सारे तरीके समझ में आ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बेसिकली इसको। पी से यदि मैं एक परपेंडिकुलर डालूं इस पे वाई एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर डालूं एक्स एक्सिस पे, तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि ये जो दूरी है वो बन जाएगी h और ये जो दूरी है वो बन जाएगी k, यहां से यहां तक। उससे ये फायदा होगा कि यदि मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूं, मतलब किसी भी समय जब सीढ़ी फिसल रही होगी तो उसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होगा उसको मैं थीटा बोलता हूं। फिसल रही होगी तो थीटा बेसिकली घट रहा होगा, और ऊपर की तरफ चढ़ रही होगी सीढ़ी तो थीटा बढ़ रहा होगा। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कई सारी चीजें, जैसे कि इस ऊपर वाले ट्रायंगल में लगाऊं, यदि मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होगा h अपॉन हाइपोटेनस कितना है pb, pb है 9। और नीचे वाले ट्रायंगल में अगर मैं लगाऊं, क्योंकि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो नीचे वाले ट्रायंगल में यदि मैं लगाऊं साइन थीटा, क्योंकि इसमें साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा बराबर उस केस में आ जाएगा k अपॉन 6। क्यों, क्योंकि AP की वैल्यू 6 है, और क्योंकि थीटा मेरा एक माना हुआ वेरिएबल है, जैसे जैसे सीढ़ी फिसल रही होगी थीटा की वैल्यू चेंज हो रही होगी, उसी हिसाब से मेरी h और k की वैल्यू भी चेंज हो रही होगी। तो मुझे थीटा एलिमिनेट करना है इस केस में। तो यदि मैं इसको पहली इक्वेशन बोलूं, इसको सेकंड इक्वेशन बोलूं, और यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करके सेकंड इक्वेशन के स्क्वायर में जोड़ दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1। तो मेरे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर यानी कि 81 प्लस k स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर यानी कि 30, यानी, और ये होता है 1। और बाद में मैं h और k को x और y से रिप्लेस कर दूंगा, मैंने मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। और ये किसकी इक्वेशन है, ये मेरी इलिप्स की इक्वेशन है। यानी ऐसा पॉइंट P जिसके साथ ये सारी कंडीशंस मैं फॉलो करवा रहा हूं, तो वो पॉइंट जो होगा वो किस कर्व पे आएगा, वो इस कर्व पे आएगा, यानी उसका लोकस एक इलिप्स है। आप सीडी को नीचे ऊपर थीटा को चेंज करते रहेंगे ना, तो आपका P का जो लोकेशन बनेगा, P आपका एक इलिप्स बनेगा। ये यहां से प्रूव हो रहा है। P पॉइंट की जो लोकेशन है वो इलिप्स बनाएगी। वो इलिप्स बेसिकली P के आसपास ही कहीं बनेगा, छोटा सा जो इलिप्स होगा जैसा भी होगा, हालांकि छोटा इलिप्स नहीं है ये पूरा इलिप्स है। एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6, ये ऐसा इलिप्स है। यानी कहने का मतलब है ये पूरा इलिप्स तो ट्रेस नहीं हो सकता उस सीडी द्वारा, क्योंकि सीडी केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। कौन सा पार्ट ट्रेस हो जाएगा, इतना वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका ट्रेस हो जाएगा। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो पार्ट है इलिप्स का, P की जो लोकेशन है वो इस पाथ पे वेरी करेगी। कभी P यहां हो जाएगा, कभी P यहां हो जाएगा, कभी P यहां हो जाएगा। इस वाले पाथ पे
पी की पोजीशन वेरी करेगी। पर क्योंकि ये इस पूरे कर्व का हिस्सा है, एलिप्स का हिस्सा है, इसलिए पूरी इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। बट ये वाला हिस्सा तो उसके लिए मुमकिन नहीं है, ना ये वाला हिस्सा मुमकिन है, ना ये वाला हिस्सा मुमकिन है, क्योंकि जो सीडी है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो उसके लिए जो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट का पाथ है वही ट्रैक करना पॉसिबल हो पाएगा। पर हमें जब कर्व लिखना होगा तो हम, क्योंकि इस 1/4 कर्व की अलग से इक्वेशन देना है, ये तो एलिप्स का ही पार्ट है। एक और सवाल करते हैं। आपको दिया हुआ है दो बीम, ये दो बीम है, बीम मतलब जिसपे आप वजन रखते हो सपोर्ट के लिए, और इसके ऊपर मान लीजिए आपने एक लकड़ी बेसिकली कोई बीम रखी थी, ठीक है, प्लास्टिक की कोई बीम थी मान लीजिए। अब क्योंकि ये बीच में ये भारी थी, इसलिए क्या हुआ, ये झुक गई, क्योंकि आपने कोने से सपोर्ट दे रखा है, बीच में से सपोर्ट नहीं दे रखा। तो ये जो बीम थी वो बेसिकली झुक सकती है, और झुकने के बाद कुछ उसकी ऐसी पोजीशन मान लीजिए हो जाती है, ठीक है। ये ओरिजिनल पोजीशन है ऊपर वाली, ये न्यू पोजीशन है। और ये देखा जा रहा है कि और एक आपको पता है कि जो बीम थी उनके बीच की दूरी थी 12 मीटर, और ये बेसिकली 3 सेंटीमीटर ये बीम झुक गई है। झुकने का मतलब है ये जो दूरी होगी ये 3 सेंटीमीटर है, जितनी जो झुक गई है वो 12 मीटर की जो बीम थी वो 3 सेंटीमीटर झुक गई है। तो इस तरह से ये एक पैराबोलिक शेप बन गई है। तो आपको बताना है कि सेंटर से कितनी दूरी पे 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन होगा। मान लेते हैं कि ये सेंटर है, ये आपकी सेंटर से पास होने वाली एक पैराबोला की एक्सिस हो जाएगी। मैं एक्सिस बना देता हूँ, ये मेरी एक्सिस हो गई, ठीक है। और ये मेरा पैराबोला का क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। और इस तरह मैंने अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली। जैसे सेंटर में कितना डिफ्लेक्शन है, 3 सेंटीमीटर का, तो एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसका डिफ्लेक्शन सेंटीमीटर होगा, ठीक है। जब ये वाला जो डिफ्लेक्शन है ना, मान लो ये ए है, ये बी है, जब इस ए बी की वैल्यू आपको दी हुई है 1 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि वो कितनी दूरी पे जाके आएगा, मतलब वो सेंटर से कितनी दूरी होगी, आपको ये दूरी बतानी है मान लीजिए, ठीक है। मैं इसको चलो डी बोल देता हूँ। तो आपको ये डी दूरी बतानी है कि सेंटर से कितनी दूरी पे जाके, दोनों तरफ होगा, ऐसा नहीं है ए बी इस तरफ ही होगा। अगर ए बी इस तरफ है तो ए बी इस तरफ भी होगा, दोनों तरफ ही होगा, दोनों तरफ सिमेट्री की वजह से एक जैसा ही आएगा। तो आपको ये डी दूरी बतानी है कितनी दूरी पे जाके 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन आएगा। क्योंकि ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस अपनी हिसाब से बना ली है, तो इस केस में मैं मान सकता हूं लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ये पैराबोला कई सारे पॉइंट से होकर गुजरता है जो मुझे पता है, जिससे मैं एक ही वैल्यू भी निकाल सकता हूं और भी बहुत सारी चीजें निकाल सकता हूं। जैसे कि ये जो बीम है, ये वाला पॉइंट जो है ये पैराबोला पे आता है, ये वाला पॉइंट भी पैराबोला पे आता है। मान लेते हैं ये P है, ये Q है, P और Q पैराबोला पे आते हैं। और P का मुझे कोऑर्डिनेट पता है, क्या कोऑर्डिनेट है P का, -6, तो मीटर में है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर में है तो मुझे उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे 6,3/100। ये P और Q दोनों आते हैं तो सेटिस्फाई करेंगे इसको। अब क्योंकि x स्क्वायर है तो 6 लूं चाहे माइनस लिख लूं फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं Q वाला डाल देता हूं, ठीक है। तो सिंस Q लाइज ऑन दी पैराबोला, मैं बोल सकता हूं x स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a, y की जगह डाल दूंगा 3/100। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 6 × 6 लिख लेते हैं इसको, और 6 से ये 4 3 12 होता है, 2 टाइम्स, और 2 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 300। यानी पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 300 कितना हो जाएगा, 1200 y। ये मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ये d क्या होगा। तो मैं जानता हूं b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, b के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे d, 2/100, क्योंकि इसकी दूरी यहां से दूरी है इसकी d b पॉइंट की, यानी इसका x कोऑर्डिनेट तो हो गया d, और ये दूरी कितनी होगी यहां से लेकर यहां तक, वो हो जाएगी 3 - 1, क्योंकि पूरी दूरी 3 है ऊपर तक एक ही, ए बी की लेंथ कितनी है 1 है, कितनी बचेगा 2 सेंटीमीटर बचेगा, मीटर में करेंगे तो 2/100। अब बी जो पॉइंट है वो भी पैराबोला पे आता है, यानी वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जब आप बी पॉइंट को सेटिस्फाई कराओगे तो क्या होगा, तो आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद वही करते हैं, सिंस बी लाइज ऑन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 y, यही क्वेश्चन है।
और बी पॉइंट कौन सा था, डी कॉमा 2/100। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ एक्स की जगह डाल दूंगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 इंटू वाई की जगह डाल दूंगा 2/100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और डी की वैल्यू आ जाएगी ये 12 है तो 12 को लिख लेता हूं मैं 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि डी स्क्वायर की वैल्यू, डी की वैल्यू आ जाएगी 2√6, 2√6 मीटर आ जाएगी। तो जो आपने इस तरह का शेप देखा था जहां पे आपका ये सेंटर वाली लाइन थी, तो आपने देखा था ये दूरी थी 6 मीटर और आपको 1 सेंटीमीटर का झुकाव कहाँ मिल रहा है, 2√6 मीटर पे जाके आपको यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर का झुकाव दिखेगा। ठीक है, यानी यहाँ से जो बीम जो बेंड हो गई है बीच में से, यहाँ से इस जगह से 1 सेंटीमीटर बेंड हुई होगी, इस जगह से बीच में से 3 सेंटीमीटर बेंड हुई होगी। तो आपसे कोई पॉइंट पूछा जाता कि बताओ 2 सेंटीमीटर कहाँ बेंड हुई होगी, तो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर यहाँ बेंड होती है कहीं, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, इसको मान लेंगे डी कॉमा ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो इसको वो वाला पॉइंट सेटिस्फाई करा देंगे। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा कि सेंटर से 2√6 मीटर दूरी पे आपके जो बीम थी वो आपको 1 मीटर झुकी हुई मिलेगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।